जब इसकी ईमान फ़ातिमा की जब पैदाइश हुई है, तो पैदाइश होने के फ़ौरन बाद जो है इन्होंने जब रोना शुरू किया तो इनकी एकदम से इनकी सांस बंद हो गई। फिर हम इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, इसके अंदर गंदा पानी चला गया था। इसको हमने मुस्तफ़ा में रखा है 11 दिन तक, तो उन्होंने इसका गंदा पानी बिल्कुल भी इसका साफ़ नहीं किया। इन्फेक्शन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसी में इसको जो है वो पीलिया भी हो गया था, जॉइंटिस। 11 दिन वहाँ रखा, उसके बाद हम इसको जीना ले गए। जीना लेके गए, उन्होंने इसको ऑक्सीजन बॉक्स में रखा, उसमें भी ये 11 दिन तक रही। इसके वाइट सेल बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, इसके अंदर ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो इन्होंने इसको लगाया। वाइट सेल इसको लगे हैं, और इसके अलावा इसके टेस्ट हुए, लेकिन उसमें इसका मलेरिया सामने नहीं आया। यानी डॉक्टर कहते हैं कि आपके पेट में इसको मलेरिया हो गया था, डॉक्टर ये कहते हैं कि थिक मलेरिया है बहुत ज़्यादा, वो भी सामने नहीं आया। ये सही हो गई थी, घर पे गई है। फिर ये 15 दिनों के बाद दोबारा से ये एकदम से बीमार हुई है ईमान फ़ातिमा। फिर मैं इसको दोबारा लेके आई हूँ, जिना में ही लेके आई हूँ इसको मैं, जिना लेके आई हूँ। फिर दोबारा इन्होंने इसको जो है वो एडमिट किया है। फिर दोबारा से इसके जो है वो टेस्ट वगैरह जो शुरू में, फिर डॉक्टर ने कहा हो सकता है इसको थैलेसीमिया की बीमारी हो, थैलेसीमिया की वजह से खून नहीं बनता, तो उसका भी टेस्ट करवाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आया था। तो फिर जब आगा खान से हमने ब्लड टेस्ट करवाया तो फिर पता चला कि इसको मलेरिया है। यानी कि इसकी पैदाइश के ये समझ लें मैक्सिमम 1 महीने के बाद जब ये दूसरी दफ़ा एडमिट हुई है तो फिर पता चला कि ये इसको मलेरिया है। इसका मलेरिया का इलाज हुआ, ये 15 दिन तक वहाँ एडमिट रही हैं। और इसको इतने ज़्यादा मतलब कनोले लगे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रिपें, वाइट सेल, ब्लड, हर चीज़ ही मतलब इसको इंतहा की लगी है। और उसके बाद फिर इनकी छुट्टी हुई है, फिर ये जब घर गई हैं, फिर 1 महीने के बाद फिर एकदम से इनको बहुत ज़्यादा तेज़ फ़ीवर हुआ। वो फ़ीवर पता नहीं चला कि कैसे इसके जो है वो ब्रेन पे हो गया वो। इसने वॉमिटिंग की है, फिर इसको मैं दोबारा से इमरजेंसी में लेके आई हूँ उधर जिना में। जिना में लेके आई हूँ, फिर उन्होंने इसको इमरजेंसी में रखा, फ़ौरन से एडमिट किया। वो कहते हैं कि इसको झटका लगा है, इसने हल्की सी आँखें पलटी थी, उसके बाद इसके दिमाग में जो है वो पानी चला गया। उसके बाद इन्होंने इसको रखा वहाँ पे, इसकी एनजी पास हुई। उन्होंने कहा कि इसको मुंह से वॉमिट नहीं आनी चाहिए, ज़ोर नहीं लगना चाहिए, वरना हम कुछ कह नहीं सकते। शुरू से ही इसी तरह था, मेरी बच्ची इसी तरह ही हुई है शुरू से, कि सब डॉक्टर्स इसके अलावा देखने वाले भी यही कहते थे। वैसे तो ज़्यादातर लोग कहते थे कि ये प्री मेच्योर है, लेकिन डॉक्टरों ने, बड़े डॉक्टरों ने कहा कि इसको प्री मेच्योर नहीं कहा जाएगा। 9वां महीना शुरू होने में 2 दिन अभी बाकी थे कि जो है ना ये इसकी पैदाइश होगी। तो उसके बाद फिर इसकी एनजी पास हुई है, फिर इसको वैंको इंजेक्शन जो है वो इसको 15 दिन तक मुसलसल लगा है, वो लगा है। उसके बाद इसका गंदा पानी निकला है, तो उसके बाद जो है एनजी में इसका गंदा पानी निकला है सारा। इसका एमआरआई हुआ, फिर उसमें भी पता चला कि हाँ, इस डॉक्टरों ने तो कहा हमें शक है कि इसके दिमाग में जो है वो ना खून जमा हुआ है, लेकिन खून नहीं था। फिर एमआरआई हुआ तो उसमें पता चला कि इसके दिमाग में जो है वो पानी है। फिर उसका इसको इलाज हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसके बाद ठीक हुई। वो वक्त तो खैर मैं अभी भी नहीं भूल सकती कि इस तरह इसको हर वक्त कनोले लगते थे। एक ड्रिप एक कनोले से लग रही है तो इसका कनोला ख़राब हो रहा है, फिर दोबारा दूसरी जगह पे लग रहा है। कनोले लग लग के इसके हाथ पाँव में इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि इसकी वेन मिलनी ही मुश्किल हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा अगर अब वेन अगर इसके बॉडी में नहीं मिली हमें तो इसके दिमाग पे कनोला लगाना पड़ेगा। इसकी बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी। ये सिर्फ अल्लाह के आसरे पे ही थी। बस यही दुआ करती थी मैं कि अल्लाह पाक अगर इसको ज़िंदगी दी है तो सेहत दे दे, नहीं दी तो फिर तो अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें। फिर यहाँ से इस तरह हुआ कि इसकी छुट्टी के बाद कम से कम 3-4 महीनों के बाद फिर हमने ये महसूस किया कि हम इसको बुलाते हैं, चुटकी बजाते हैं, छोटा बच्चा चुटकी बजाए फ़ौरन से जो है वो मुतवज्जा होता है, लेकिन चुटकी वगैरह बजाते थे या नाम लेते थे तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी मुतवज्जा नहीं होती थी, बिल्कुल भी, ज़रा सी भी नहीं। इसी तरह से तो हमें लगा शायद ये हमारा वहम है। फिर जो मेरे नंदोई हैं वो भी थोड़े डॉक्टरी उन्होंने पढ़ी हुई है, मेडिकल, तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये जो है जैसे थोड़े छोटे दिमाग के जिस तरह बच्चे होते हैं ना, वो मुझे लग रहा है। तो उसके शक के बिना पे इस तरह है कि फिर मेरे जो फुप्पो के बेटे हैं अत्थर भाई, उन्होंने मुझे बताया कि तुम इंडस जाओ, इंडस जाओ तुम, तो वहाँ पे मतलब इसका पता करो, वहाँ पे तुम्हें जो है वो पता चल जाएगा। मैं डायरेक्ट आई थी डॉक्टर नवीद अंजुम के पास, ओपीडी में नहीं मैंने दिखाया।
तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब मुझे ये लग रहा है कि बच्ची को सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा मुझे भी यही है कि इस बच्ची को सुनाई नहीं दे रहा, इसी बिना पे मैं यहाँ पे आई हूँ। फिर उन्होंने बहरा टेस्ट करवाए, तो फिर मतलब इसका पता चला था कि इसका कितना लॉस है। फिर उन्होंने मुझे नहीं, फिर इन्होंने मुझे डॉक्टर साजिद के पास रेफ़र किया। फिर डॉक्टर साजिद ने मुझे डॉक्टर अनम के पास रेफ़र किया। डॉक्टर अनम ने मुझे डॉक्टर रबीका के पास रेफ़र किया। लेकिन जब डॉक्टर रबीका के पास रेफ़र किया तो उस वक्त डॉक्टर रबीका से मेरी एक भी मतलब नहीं हो पाई, मतलब मैं उनको नहीं दिखाया एक दफ़ा भी। फिर डॉक्टर फ़रहत ने कहा कि डॉक्टर साजिद के पास फिर मैं दोबारा गई। फिर उन्होंने कहा आप इतनी दूर से आती हैं तो आप ऐसा करें, आप हमारे क्लिनिक में यहीं आ जाया करें आयशा मंजिल पे। ऑपरेशन का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि उन्होंने फिर मुझे अपने क्लिनिक में जब बुलाया, फिर आलों का उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर इन्होंने मुझे आले दिए थे, 2 महीने के बाद इसको आले लगे। फिर उन्होंने कहा देखिए इसकी अगर आप स्पीच थेरेपी करवाएंगी, आप मेहनत करेंगी तो फिर कुछ आगे होगा। तो ये कि मैं इसकी स्पीच थेरेपी बिल्कुल रेगुलर करवाती रही और घर पे मैं खुद भी इसकी करती थी, जो भी इसके लिंक साउंड थे वो निकलवाना, हर चीज़ करनी। तो इसी तरह स्पीच इसकी जारी रही है। उसके बाद फिर डॉक्टर फ़रहत ने कहा कि इसकी स्पीच वाली ने भी कहा कि भाई अब इम्प्लांट इसका हो जाना चाहिए, बहुत एक्टिव बच्ची है और हर चीज़ को अब समझने लग गई है, इसका टाइम ज़ाया हो रहा है। फिर डॉक्टर फ़रहत ने भी इस चीज़ को फॉलो किया कि हाँ वाकई में इस तरह है। तो फिर इमरा तक इसी तरह पहुँचे कि इन्होंने कहा कि भाई आप पेमेंट वगैरह जो है वो करवाएं। तो मैंने कहा वो तो मैं नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपकी जो है वो इमरा के थ्रू ही, मतलब इस तरह आपकी होगी वेलफेयर के थ्रू ही। तो इस तरीके से फिर उन्होंने कहा कि ठीक है इसी साल आपकी। नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। बेटियों के बारे में तो यही सोचा जाता है ना कि बस अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। और दूसरी बात ये है कि मैंने जिस तरह से उसको देखा है, ज़्यादा तकलीफ़ में थी वो। सिर्फ मेरे वालिदैन मेरे साथ थे या मेरे शौहर थे, मेरे ससुराल वालों ने कोई इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया, उनकी दादी वगैरह ने। मेरी वालदा थी साथ में, मैं अपने वालिद के यहाँ ही रहती थी बहुत ज़्यादा। बस यही था कि इसको अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी थी, अल्लाह पाक के आसरे पे ये पली, मैंने नहीं इसको पाला। आपने इसको इतने पेन में देखा, अब जो इसकी गुजर रही है तो फ्यूचर के बारे में बस इसी तरह आता है कि मतलब बस यही सोचती हूँ कि आगे क्या होगा, किस तरह होगा। बेटी ज़ाद है, जाहिर सी बात है, बेटियों को तो माँ बाप पूरी ज़िंदगी घरों पे तो नहीं बिठा के रखते ना। यही चीज़ें बस आगे इसकी फ्यूचर के लिए इस तरह आती थी। अच्छे अल्फाज यही हैं कि अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब हैं उनको नहीं, वो अफोर्ड किसी चीज़ के लिए अगर नहीं कर पा रहे और उनको अगर कोई अफोर्ड कर रहा है तो उनको तो अल्लाह पाक जज़ाए खैर देगा। और इसके अलावा तो और हम यहाँ उनको दुआएं दे सकते हैं। अच्छी बात है, उनको और आगे मतलब करना चाहिए इस चीज़ के लिए। कोई मायूस हो के इस चीज़ से ना जाए, क्योंकि औलाद तो सबको प्यारी होती है। इंशाल्लाह मैं मतलब मेरा ज़्यादा जो ताल्लुक़ है वो दीनदार घराने से ही है। मैं ख़ुद भी हाफिज़ा भी हूँ और एक आलिमा भी हूँ। तो मैंने भी यही सोचा है कि इंशाल्लाह इसको हाफिज़ा बनाना है, उसके बाद आलिमा की तरफ भी इंशाल्लाह इसको लेके जाऊँगी। तो फिर मैंने यही सोचा कि इसको दोबारा मैं जिन्ना लेके जाऊँ। तो इनके बाबा कहने लगे कि नहीं, जिन्ना में इस चीज़ का तो कोई इलाज नहीं है। तो फिर मैंने इसका एक दफ़ा इस्तिखारा भी करवाया था मैंने इसका। तो मतलब ये समझ लें कि कुछ भी समझ नहीं थी कि मैं क्या करूं। ये वाक़ियतन इसी तरह ही था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भी मैंने धक्के खाए। फिर मुझे इन्होंने बताया अत्थर भाई ने कि भाई तुम इस तरह इंडस जाओ, तुम वहीं पे हैं डॉक्टर नवीद अंजुम, तुम वहाँ पे जाओ तो वो मतलब आपको बताएंगे। डॉक्टर नवीद अंजुम के पास गई तो सिर्फ उन्होंने इसका बहरा टेस्ट ही लिख के दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया था। बहरा टेस्ट लिख के दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे डॉक्टर साजिद के पास भेजा था। फिर इसी तरीके से मुझे रेफ़र करते गए और कुछ ज़रा सी भी इन्होंने ट्रीटमेंट की ही नहीं मान फातिमा की, बिल्कुल भी नहीं। और आलों के लिए भी इन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास आले नहीं हैं, ये बोला था मुझे, हमारे पास आले नहीं हैं, आप कॉल करके मालूम करती रहिएगा, जब आले आएंगे आपको हम बता देंगे और आप आके आले ले जाइएगा। फिर उसके 2-3 महीने के बाद जो है इस तरह से डॉक्टर साजिद ने मुझे फिर अपने क्लिनिक में बुलवाया, डॉक्टर फ़रहत ने।
तो फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत दूर से आती हैं, मतलब भहमार से, तो आप जो है ना इंडस अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे क्लिनिक में ही आप यहाँ पे आया करें। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेटिव किया, तो फिर मैं इनके क्लिनिक में ही आती थी। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि प्लांट के जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इस चीज़ का मुझे भी इल्म नहीं था। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मालूम किया, तो उन्होंने कोई 25 लाख बोल रहा था, कोई 30 लाख बोल रहा था। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर साजिद के पास रेफ़र किया। तो उसके बाद इसी तरह मतलब सिलसिला चला कि मतलब एक दूसरे के पास रेफ़र करते गए, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुई। और हिस्ट्री पूछते गए, क्या हुआ शुरू से, क्या बना इसके साथ, आपको किस तरीके से पता चला, और हर जगह यही बताती रही 2-3 महीने कम से कम। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर साजिद ने मतलब रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे क्लिनिक में आएँ इधर ही, आप इतनी दूर से स्ट्रगल करके आती हैं, तो आप जो है वो हमारे क्लिनिक में आ जाया करें। तो फिर यहीं से मेरी जो है वो ये समझ लें कि इनसे जो ज़्यादा रब्ता था वो यहीं से शुरू हुआ, डॉक्टर फरहत से। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो वो कहती थी कि प्लांट जो है वो आपके कोऑपरेट करने की वजह से होगा, अगर आप तवज्जो नहीं देंगी अपनी बेटी पे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी यही कहा कि इसका जो प्लांट हो रहा है वो आपकी तवज्जो के बिना पे हो रहा है, ये मत समझें कि हमें वो रिलेशन मालूम हो गई है इस वजह से हो रहा है, और वाक़ियतन इसी तरह है। मतलब वो ये तो अब छोड़ देना कि वो वक्त मैं वाकई में वो कुछ नहीं कह सकती, ना मैं सोच भी नहीं, मैं सोचती भी हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। इनकी दादी यही कहती थी कि मतलब इसके अंदर शायद कुछ ऐसा मसला है जिसकी वजह से इसके साथ इस तरह हुआ है, और क्या कहते हैं, इसको इस चीज़ की समझ नहीं है, ये फजूल डॉक्टरों के पास जा रही है। इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, मजाकियतन ही इन्होंने लिया कि शायद आम सा मामला है। अभी भी वो बाहर बैठी हुई हैं, तो वो अभी भी यही कह रही हैं कि वो कुछ भी नहीं होगा, वो कौन सा ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ आला जो है वो कान के अंदर डालना है बस। तो ना वो लफ्ज़ बोलते हुए सोचती हैं, ना वो कुछ बोलते हुए सोचती हैं। तो बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह पाक ने सबब बनाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब मैं इस वक्त तक पहुंची हूँ कि मेरी बेटी आने वाले वक्त में जो है वो सुन सकेगी अल्हम्दुलिल्लाह। मुआशरे ने बस यही चीज़ें उनकी होती हैं, आगे जाके क्या होगा इसके साथ, शादी कौन करेगा इसके साथ, इसके मसाइल इस तरह के हैं, मतलब कैसे कवर करोगी तुम इसको, बस यही चीज़ें हैं। मैंने यही सोचा है कि इंशाल्लाह इनकी सब बातों को फ़ेल करना है, इनकी सब बातों को फ़ेल करना है। देखिए यार, इतना बड़ा ऑपरेशन कोई इतनी आसानी से भी नहीं हो जाता, ठीक है ना। मैं इस चीज़ में ये समझती हूँ कि जो बंदा दीनदार हो और वो अल्लाह से मदद मांगे, तो इतनी बड़ी चीज़ इतनी आसानी से नहीं हो जाती, ये अल्लाह से मदद मांगने की ही बिना पे होती है।